घटना का सबसे ज्यादा महत्व रहा है तो वो शायद काकोरी ट्रेन एक्शन का। इस घटना ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था और पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। वैसे तो इस षड्यंत्र में केवल 10 क्रांतिकारी शामिल थे, लेकिन 40 लोग गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाकर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन वो भी अलग अलग जगहों पर। 19 दिसंबर को देश में शहादत दिवस मनाया जाता है। इस दिन का ऐतिहासिक और देश प्रेम के लिहाज से अत्यधिक महत्व भी है। इस बात पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है कि अंग्रेज इन क्रांतिकारियों को फांसी देने से डर रहे थे। उन्हें ये आशंका थी कि बड़ी संख्या में लोग इन क्रांतिकारियों को जेल से छुड़ाने के लिए जेल पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए इन चारों क्रांतिकारियों को अलग अलग जेलों में रखा गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद और रोशन सिंह को इलाहाबाद। एक ही दिन एक साथ ही फांसी हुई। इतना ही नहीं, तीनों के साथ ही राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को तो गोंडा जेल में 2 दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी, क्योंकि अंग्रेजों के खुफिया विभाग को पता चल गया था कि वे लाहिड़ी को छुड़ाने की योजना बना चुके थे। वहीं ठाकुर रोशन सिंह का काकोरी ट्रेन एक्शन से कोई संबंध नहीं था, लेकिन एक अन्य मामले का सहारा लेकर अंग्रेजों ने ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दिलवाई। इस मामले में अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को सजा दिलवाने के लिए बहुत जोर भी लगाया। ठाकुर रोशन सिंह पुत्र श्री जगवी सिंह, ग्राम नवादा, जिला शाहजहांपुर को असहयोग आंदोलन में 2 वर्षों की कड़ी सजा के बाद आज बरेली सेंट्रल जेल से रिहा किया जाता है। रोशन सिंह जी, वंदे मातरम। अम्मा प्रणाम। खुश रहो बेटा। घर में सब ठीक है? बेटा, तुम्हारी बहू रोए रोए के बहुत बेचैन है, देखा नहीं जाता। मैं गणेश शंकर विद्यार्थी, संपादक, प्रताप वीकली न्यूज़पेपर। बेटा, यही हमको गांव से यहाँ तक लेकर आए हैं। बड़े भले आदमी हैं। आप मुझे कैसे जानते हैं? पत्रकार हूँ रोशन सिंह जी। आप जैसे क्रांतिकारियों के क्रियाकलापों की जानकारी रखनी ही पड़ती है। क्रियाकलापों की जानकारी? मुझे याद है, अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ असहयोगियों ने विशाल प्रदर्शन किया था बरेली में। उसमें आपकी भूमिका अहम थी। आपके नेतृत्व में हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स आए थे शाहजहांपुर से। गोली और लाठी के बीच आपके अदम्य साहस को देखा है मैंने। बड़े दिलचस्प आदमी हैं आप, पूरी जानकारी है आपके पास। अच्छा ये बताइए, 2 साल की कड़ी जेल यात्रा के बाद वापस अपने गांव नवादा जाएंगे? नवादा? नवादा मेरा गांव है। नहीं, अब जीवन पर्यंत भारत माता की आज़ादी के लिए संघर्ष करूंगा। पहले शाहजहांपुर जाऊंगा, संगठन का काम करना। पंजाब की गदर पार्टी, बंगाल का बम केस और बिहार के देवबर कांड के बहादुरों ने फिरंगियों का जीना दुश्वार कर दिया। बस अब आप जैसे महारथियों के हाथों देश की बागडोर है। 2 वर्ष के कैद एकांतवास में आर्य समाज के साहित्य ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। समय समय पर बिस्मिल और साथियों के क्रियाकलाप मुझे मिलते रहे। मेरा संकल्प दृढ़ हुआ। विद्यार्थी, क्या वाकई में बर्तानिया साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का सपना साकार होगा?
बड़े भाई रात्रि के सपनों की तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, वे सपने जो काल कोठरी की एकांत दीवारों के बीच खुली आंखों से देखे जाते हैं अवश्य पूरे होते हैं। आपसे बहुत बल मिला। अच्छा एक बात, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। क्या बात है? आप मेरे बड़े भाई के समान हैं, मुझसे छिपाइए मत, कहिए क्या बात है। मुझे मृत्यु का भय नहीं है, बस एक दायित्वबोध है जो कभी कभी मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। दायित्वबोध? कैसा दायित्वबोध? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यही कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी है विद्या, जब यहाँ आया था तब 15 बरस की थी। विद्या की चिंता बिल्कुल ना करें, विद्या को मैं अपने साथ लाया हूँ। विद्या, पिताजी। बिटिया बड़ी हो गई मेरी बिटिया। विद्यार्थी जी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसका ख्याल रखिएगा और इसके लिए एक योग्य वर ढूंढकर इसका विवाह कर दीजिए। बस इतनी सी बात, इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। ये आज से मेरी बेटी हुई, इसका कन्यादान मैं करूंगा और मेरा विश्वास कीजिए रोशन सिंह जी, मुझसे जो भी बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। आपके इस विश्वास ने मेरी आत्मा पर छाए कुहासे को धो दिया है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बेटा, 2 साल के बाद तो आए हो, अब फिर जाने की तैयारी? अम्मा धैर्य रखो, नहीं तो मेरे कदम लड़खड़ा जाएंगे। अब अपनी अम्मा को छोड़ के। माँ, एक और माँ है, हम सबकी माँ भारत माता, उसका कर्ज उतारने के लिए हमें जाना ही होगा। अम्मा, अब हमें खुशी खुशी विदा करो। प्रणाम। बेटा, न्याय के खातिर प्राणों का मोह नहीं करना। जाओ बेटा, खुशी खुशी जाओ। आंसू पोंछ लो माँ, हम जीवन भर तुम्हारी सीट पर चलेंगे। अच्छा, पिताजी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। साथियों, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन ने बरतानिया हुकूमत की जड़ों में बारूद भरने का काम किया। पलीते में आग लगने की देर मात्र थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि अहिंसा के पुजारी गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। मेरा मानना है कि बिना क्रांति के आजादी नहीं मिल सकती। आजादी कोई भीख या पुरस्कार नहीं है जो अंग्रेज खुशी खुशी हमारी झोली में डाल देगा। एक ही रास्ता है, महाक्रांति का रास्ता, विप्लव का मार्ग। देशवासियों के हृदय में जो राष्ट्रवाद की ज्वाला धधक रही है, जिससे बरतानिया हुकूमत की कपकपी छूटने लगी है, वे अपने सिंहासन के नीचे एक उबलते हुए ज्वालामुखी का अनुभव कर रहे हैं। बस यही सही समय है अपनी शक्ति और सामर्थ्य का परिचय बरतानिया हुकूमत को देने का। लेकिन याद रहे, हमारा लक्ष्य एकता के बल पर ऐसे जनतंत्र की स्थापना है जिसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण संभव नहीं। यह हमारी कठिन परीक्षा की घड़ी है। मौत और जिंदगी है दुनिया का एक तमाशा। फरमान कृष्ण का था अर्जुन को बीच रण में, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। मैं बड़े भाई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की बातों से 100% सहमत हूँ। हमें ठोस कदम उठाने होंगे गोरे आकाओं को सबक सिखाने के लिए। क्या शर्म की बात नहीं कि वो हमारी माओ की बेइज्जती करें, हमारे बच्चों और बुजुर्गों पर बम और मशीन गन से गोले बरसाएं। कब आएगा वो रोशन सवेरा मेरे खुदाबंद, जब तेरा आफ्ताब आजाद हिंदुस्तान में चमकेगा और फजाए हिंद आजादी के नारों से गूंजेगा इंकलाब जिंदाबाद। उठो उठो सो रहे हो नाहक,
पयामे बांगे जरस्त सुन लो, बढ़ो कि कोई बुला रहा है, निशान मंजिल दिखा दिखा कर। वाह अशफाक भाई वाह, वंदे मातरम। वंदे मातरम दद्दा, वाह भाइयों वाह। देख लो अशफाक की शायरी में भी कम धार नहीं है। देखिए सुनकर कौन प्रकट हो गए। दद्दा वंदे मातरम। वंदे मातरम। आइए। अरे भाई कोनो शेरो शायरी की बात चल रही है क्या? हम भी तो सुने। मुकर्रर इरशाद अशफाक भाई। बड़े भाई, मैं ये कह रहा था कि उठो उठो सो रहे हो नाहक, पयामे बांगे जरस्त सुन लो, बढ़ो कि कोई बुला रहा है, निशान मंजिल दिखा दिखा कर। भाई वाह, लो मैं आगे बढ़कर आ गया, क्या करना? भाइयों, ये बड़े भाई ठाकुर रोशन सिंह जी हैं, जिनकी चर्चा अक्सर हम लोग अपनी मीटिंगों में करते रहते थे। असहयोग आंदोलन में 2 वर्षों की कड़ी सजा काटने के बाद आज हम लोगों के बीच में है। और दद्दा ये लाहिड़ी जी, खत्री जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कहो भाई बनारसी, क्या खबर लेकर आए? क्या? अरे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, ये हमारे दद्दा हैं ठाकुर रोशन सिंह जी, और दद्दा ये बनारसी लाल जो हमारे दल के लिए ही काम करते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ, अब बताओ, पेशेवर डकैतों से कार्यक्रम तय हुआ? जी पंडित जी, कल आधी रात को पीलीभीत के बिजपुरी गांव में डकैती डाली जाएगी, तो ले ली गई है। मुखबिर के हिसाब से काफी धन मिलने की आशा है। उनका एक आदमी कल रात को स्टेशन पर ही मिलेगा। ठीक है, खत्री और लाहिड़ी भी हमारे साथ चलेंगे। मनमत और बख्शी को भी खबर दे दी जाए। और हाँ, डकैती के बाद छिपने के लिए कानपुर के सुरेश भट्टाचार्य और राम दुलारे त्रिवेदी से संपर्क साधा जा सकता है। पता तो आप सबको मालूम ही है ना? कोई शक नहीं? ठीक है, मीटिंग समाप्त होती है। वंदे मातरम। जब से गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया, तब से साहब बहादुर की चिंता और बढ़ गई। आंदोलन वापस लेने से क्या होता है? अरे खबर मिली है कि जिले जिले में दल बनाए जा रहे हैं। खुफिया पुलिस चप्पे चप्पे पे जांच कर रही है। दल बनाने से भी क्या होगा? जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलता, तब तक कुछ होने वाला नहीं। इक्के दुक्के अंग्रेजी अधिकारियों या सरकारी मुखबिरों को मारने से आजादी मिल जाएगी क्या? जनता दबी जुबान से इन लोगों के कारनामों की सराहना तो करती है, डरती है ना। अब हम ही लोगों को देखो, हम भी तो चाहते हैं कि हमारा देश आजाद हो, लेकिन अपने पेट के खातिर हमें भी तो अपने भाइयों पर गोलियां चलानी पड़ती हैं। ऐसी भाषा मत बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। और फिर तुम तो जानते ही हो, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सो तो है। अब चलो, साहब बहादुर के आने का वक्त हो गया। हाँ चलो। अच्छा सुनो, What is this happening? नॉर्थ इंडिया में रिवॉल्यूशनरी दल लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता। डेंजरस पीपल मेक्स न्यू ग्रुप। इन फॉर्मर रिपोर्ट इज शाहजहांपुर का राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला को आगरा, मेरठ, बरौली में देखा गया है। इंटेलिजेंस कोडेड अलर्ट दो, ये लोग कहाँ जाता है, क्या करता है, इसका रिपोर्ट दो। हरी अप। सर, ये राम प्रसाद बिस्मिल वही खतरनाक आदमी तो नहीं है जो सन 1918 में फेमस मैनपुरी केस में पुलिस को चकमा देकर भाग गया था? व्हाट? क्या देकर भाग गया था? सर चकमा, धोखा, यानी चीट देकर भाग गया था सर। यस, वही खतरनाक आदमी है। पहले घैनालाल दीक्षित के दल में काम करता था, अब दल का नेता बन गया है। सर, दो इम्पोर्टेंट खबर है। ओके टेल। पहली खबर है, नवादा गांव जिला शाहजहांपुर में ठाकुर रोशन सिंह जेल से छूट गए। अब किधर गया है? खबर मिली है, वो राम प्रसाद बिस्मिल के गिरोह में मिल गया है। शाहजहांपुर का राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला, और क्या नाम बोला? ठाकुर रोशन सिंह। यस, ठाकुर रोशन सिंह। सारा खतरनाक रिवॉल्यूशनरी शाहजहांपुर में पैदा होता है। कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। नॉर्थ इंडिया में अनुशीलन दल का खतरनाक रिवॉल्यूशनरी योगेश चटर्जी कल कानपुर आ रहा है। कानपुर में सुरेश भट्टाचार्य और राम दुलारे त्रिवेदी से मिलेगा। उसके रेजिडेंस पर पुलिस अलर्ट दो। यस सर।
तुम्हारा सेकंड न्यूज क्या है? पीलीभीत के बिचपुरी गांव में डाका डाला जाएगा। इन्फॉर्मर ने बताया राम प्रसाद बिस्मिल के साथ बेसब्री डाका डालने का सबूत मिला है। एनी कैजुअलिटी? एक एक्स मिलिट्री मैन मोर्चा लेते हुए मारा गया। उसका पता करो, फैमिली को मदद दो। यू कैन गो नाउ। इसका मतलब है नॉर्थ इंडिया में कोई बड़ा इंसिडेंट होने वाला है। एक्स्ट्रा फोर्स देना होगा। पीलीभीत छावनी दो। तुम्हारा पुलिस इंटेलिजेंस सब क्या करता है? कुछ भी करो, कैसे भी, हमें राम प्रसाद बिस्मिल चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल, जिंदा या मुर्दा? यस सर। अंडरस्टैंड? यस सर। मुझे तो लगता है कोई गलत खबर मिली। इन्फॉर्मर की रिपोर्ट में गलती की गुंजाइश नहीं होती। बंगाली बहुत चालाक होते हैं। लगता है प्रोग्राम बदल दिया। हाँ। अच्छा सुनो, वो बंगाली है तो किसी बंगाली का ही टिकेगा। हाँ। क्या नाम बताया था उसका? योगेश चंद्र चटर्जी। कानपुर में बंगाली को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ। तब तक एक काम करते हैं, चलते हैं कहीं। चलो। थोड़े से नैना मिलत नहीं, मेरे कोरे से नैना मिलत नहीं। बनारस में ढूंढियो, कलकत्ता में ढूंढियो, पर कोरी से नैना मिलत नहीं। कौन है तू? मैं पूरा हिंदुस्तान। पागल लगता है। हाँ। हिंदुस्तान को पागल कहता है। पागल तू, तेरा बाप। भाग साले यहाँ से। चुप बेवकूफ कहीं का। चुप साले यहाँ से। कुत्ते। अरे क्यों पागल से उलझते हो? अरे देखो ना, साले ने सारा मूड खराब कर दिया यार। अरे छोड़ो यार, हम लोग होटल की तरफ चलते हैं। क्या पता पीले पर्चे का कोई सुराग मिल जाए वहां पर। पर्चा? ये पर्चा ना हो गया जाने बवाल हो गया। पूरे देश में तहलका मचा रखा है। हाँ, पर्चा ना हो गया, तोप का गोला हो गया, नींद हराम कर दी है। अरे मामला संगीन है। सुना है लाहौर, अमृतसर और कोलकाता में बड़ी धरपकड़ मची। खुफिया पुलिस चप्पे चप्पे पर निगाह रखे। अच्छा, लेकिन ये पीले पर्चे में ऐसा है क्या जिसने पूरा हिंदुस्तान सर पर उठा लिया है? अरे सुना तो ये भी है कि ये पीले पर्चे बरतानिया हुकूमत को खुली चुनौती है। अच्छा, किसने निकाला है? मुझे क्या पता, ये लोग भी पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। कुछ नहीं तो पर्चा ही निकाल दिया। खैर, अपने इलाके में कुछ नहीं होने वाला। और वैसे भी इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। चलो अपनी गश्त पर चलते हैं। हाँ चलो। रिवॉल्यूशनरी इतना बड़ा सोसाइटी बन गया। बंबई, लाहौर, अमृतसर, खलखटा, रंगून, नॉर्थ इंडिया में पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इंडियन पुलिस सोता रहा। प्रेस का नाम पता नहीं। इस एक्शन पर तुम क्या बोलता है? सर, खबर मिली है कि राम प्रसाद बिस्मिल भाग गया है और सारे क्रांतिकारी दल ने एक हो गया। हिंदुस्तान का सारे क्रांतिकारी दल। सर कैसे मान लें? हाउ? एनी प्रूफ? सर, जो नाम पर्चे में छपा है उस नाम का कोई भी आदमी पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है और न ही प्रेस का नाम छपा है। एविडेंस भरा मत करो। कैसे भी नौकरी का लालच दो, मनी का लालच दो, हम उसको नौकरी देगा, प्रोग्रेस देगा। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्या बोलता है? सर, मैंने पर्चा चिपकाते एक बागी को अरेस्ट किया है। वो अपना नाम राम प्रसाद बिस्मिल बता रहा है। सर, मैंने भी पर्चा चिपकाते 2 बागियों को अरेस्ट किया है। वो अपना नाम अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह बताते हैं। अशफाक उल्लाह, ठाकुर रोशन सिंह। लिसन, हम इंटेलिजेंस से अर्जेंट मीटिंग लेता है। तुम लोग बागियों को तोड़ो, कैसे भी, कुछ भी करो। अंडरस्टैंड? यस सर।
गजब हो गया, 3 नौजवानों में से 2 ने दम तोड़ दिया है। मरने से पहले कुछ कबूला भी? मर गए, वो दोनों मर गए, 2 जिंदा नौजवान मर गए। अरे मैं पूछता हूँ, मरने से पहले कुछ बता भी? तो समझ लो कि अंग्रेज बहादुर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ, वो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अगर वो भी मर गया तो तीनों निर्दोषों का जुर्म हमारी तुम्हारी गर्दन पर होगा। अबे इन बागियों से कौन सा नाता निकाल रहा है तू? तू अपना काम कर, मुझे ऊपर जवाब देना है। नाता? नाता क्या है? ये वर्दी, ये बिल्ला लगाने से टूट जाता है, और अगर टूट जाता है तो बोलेराम को अब ये टूटन बर्दाश्त है, लेकिन देश के नौजवानों की टूटन बर्दाश्त नहीं है। हरामखोर! क्या बागियों की भाषा बोलता है? अगर अंग्रेज बहादुर ने सुन लिया तो क्या होगा? ये वर्दी छिन जाएगी, छिनने दो, लेकिन मैं उसे मरने नहीं दूंगा। हाँ, मैं उसे मरने नहीं दूंगा, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। सुना तुमने? मैं उसे मरने नहीं दूंगा, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। इतना बड़ा एक्शन हो गया, बट पुलिस अभी तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सका। व्हाट रिजल्ट आने वाला है? तुम सब इररिस्पांसिबल है, होपलेस। बंबई, लाहौर, अमृतसर, खालकटा और रंगून अभी भी हवा में दौड़ रहा। तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। सर। व्हाट सर? तुमने कोई रिजल्ट निकाला? तुम्हारा बागी कुछ बोला? सर, टॉर्चर के दौरान 2 बागियों ने दम तोड़ दिया सर। व्हाट? जो मर गया, कुछ बोल के मरा? नो सर। ओह माय गॉड, कैसा हिंदुस्तानी है, मारने से नहीं डरता। कुछ खाना होगा, कुछ खाना होगा, नहीं तो ये बागी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस निर्दोष की भी हत्या कर दी तुमने। क्यों? आखिर क्यों? शट अप! बहुत बोलता है। बहुत चुप रह लिया, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगा। ये मौत 3 नौजवानों की मौत नहीं, पूरी पीढ़ी की मौत है ये। और इस पीढ़ी की लाश पर बैठकर जश्न मनाने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये पागल क्या बकता है? पागल मैं नहीं, तू है। पूरी अंग्रेज कौन है? पागल हैं काले अंग्रेज, जो अपने खून से बरतानिया हुकूमत को जिंदा रखे हुए हैं। ये गद्दार, नमक हराम, बागियों की तरफदारी करता है। वर्दी उतार लो बास्टर्ड की। वहीं खड़ा रहे, बहुत वाली वर्दी की धौस। तुझे वर्दी चाहिए ना? ये ले वर्दी, अरे ये ले वर्दी। वर्दी उतारने के बाद भी ये ज़बान बंद नहीं होगी। वो 3 नौजवान तुम्हारे लिए बागी थे, तो मैं अकेला बागी, मैं अकेला रोशन, बिस्मिल, अशफाक हूं, आजाद हूं, भगत सिंह हूं। ये सब देश का गद्दार है। गद्दार बोला? देश पर क्यों गद्दार बोला? अबे उल्लू को पट्टे, मैं तेरी ज़बान खींचूंगा, मैं खून पी जाऊंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखता क्या है? शॉट हिम। वतन परस्तों की ये बस्ती है, इनका शेवा वफा परस्ती है। हो सर कटाते हैं, जान देते हैं,
अर्श से ऊंची इनकी हस्ती है। अशफाक भाई जी, सारे लोग मीटिंग में आ गए हैं ना? हाँ जी ठीक है। साथियों, द रिवोल्यूशनरी पीले पर्चे ने नौजवानों का शौर्य और उत्साह देखते ही बनता है। पीले पर्चे से जो देश में वातावरण बना है उसे समाप्त नहीं होने देना है, क्योंकि प्रत्येक गुलाम देश के क्रूर शासकों को इन्हीं परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, वरना ये शासक सारे विश्व का रक्त निचोड़कर अपनी तिजोरियों में रख लें। इस एक्शन को छोटा मत समझो। इस एक्शन ने बरतानिया हुकूमत की जड़ों में पलीता लगा दिया है। राम, माना कि चोट निशाने पर लगी, लेकिन फिरंगियों को इतना भोला मत समझो कि एक्शन से घबराकर हथियार डाल देंगे। हथियार तो उन्हें डालने ही होंगे पंडित जी। सीली माचिस में दम और चील के घोंसले में मांस नहीं होता। इस सीली माचिस को देख रहे, अगर इसको आग के पास रख दिया जाए तो क्या होगा? ये धीरे धीरे सूख जाएगी और एक दिन ये भगत कर जल उठेगी। हजारों सालों से गुलामी झेलते झेलते देश की जनता भी सीली माचिस हो गई। ये पीले पर्चे उसकी नमी सोखने का काम करेंगे। क्यों अशफाक भाई? हाँ, और जिस दिन ये नमी सूख जाएगी उस दिन ये माचिस की तीलियां जलकर उस पलीते को दाग देंगी जिसे अभी अभी हम अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों में लगाकर हटे हैं। पलीता अशफाक की हर बात में पहेली होती है। हाँ, पलीता द रिवोल्यूशनरी पीले पर्चे बांटने में जो देश के नौजवानों ने अपनी चेतना और जमावर्दी दिखाई है वह तवारीख की निगाहों में बेमिसाल घटना है। किस घटना की बात कर रहे हैं अशफाक भाई? मैं नौजवानों की कुर्बानी और जज्बे से हैरतज़दा हूं। सुनो, तुम भी सुनो। ताज़े खून में लिथड़ी उन नौजवानों की कहानी तुम भी सुनो। उन नौजवानों ने अपनी जान पर खेल जाना कबूल किया, मगर ये नहीं बताया कि वो पीले पर्चे उन्हें कहाँ से मिले। इस वाकया ने एक पुलिसमैन को भी बागी हो जाने पर मजबूर कर दिया। मैं उन तीनों नौजवानों और बागी पुलिसमैन की शहादत पर नमन करता हूँ। हमें अपने प्रयास तेज करने होंगे, अपना शिकंजा और कसना होगा। पलीता तो लगा दिया है देश के नौजवानों ने और पुलिस के विद्रोह ने भी। शिकंजा कसने के लिए धन और हथियार हमें भारी मात्रा में चाहिए होंगे, क्योंकि तेज दांतों और पंजों के बिना शेर भी सियार से ज्यादा नहीं होता। हथियार और धन हमारे तेज दांत और नाखून हैं। कोई योजना सोची है? सोची है दद्दा, और बहुत खूब सोची है। अब पहेलियां ना बुझाओ, साफ साफ बताओ। सभी को मालूम है कि मैं अभी लखनऊ गया था। वहां पता चला एक सहारनपुर पैसेंजर स्टेशनों से टिकटों की रकम वसूलती चलती है, जो लखनऊ पहुंचते पहुंचते खासी मालदार हो जाती है। और यह भी पता चला है कि गाड़ी के साथ में कोई खासी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? कहीं तुम उस ट्रेन को लूटने की फिराक में तो नहीं हो? आप ठीक समझे हैं दद्दा, हम उस ट्रेन का खजाना लूटेंगे। धन के साथ साथ बरतानिया हुकूमत के माथे पर एक और दहती हुई कील ठोक सकेंगे। यानी कि पलीते में आग लगाने की पूरी तैयारी है। लेकिन दद्दा, गाड़ी लूटना मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी हमारा दल इतना मजबूत नहीं है कि बरतानिया हुकूमत से सीधे टक्कर ले सके। अशफाक, अब और चारा भी क्या है? हम अपना धन ही तो छीन रहे हैं। हम कुछ नया तो नहीं कर रहे हैं जो लीक से हटकर हो। लेकिन फिर भी मेरा अब फिर और लेकिन जैसे शब्दों की गुंजाइश नहीं है। अशफाक, राष्ट्र की वेदी पर स्वतंत्रता संग्राम के महान यज्ञ में हमें अपनी आहुतियां डालनी ही होंगी। तो फिर ठीक है, अगर हमारा दल सरकारी खजाना लूटने में एक है तो अशफाक भी पीछे नहीं हटेगा। बड़े भाई, आप अपनी योजना बताइए। ठीक है, मैं आप सबको अपनी योजना से अवगत कराता हूं। आप सभी लोग मेरे समीप आ जाएं। ये सहारनपुर, ये शाहजहांपुर, ये लखनऊ, ये काकोरी,
काकोरी से गाड़ी छूटने के 5 मिनट बाद गाड़ी की चेन खींचकर गाड़ी को रोक लिया जाएगा और सरकारी धन की लूट की जाएगी। बाकी की सारी योजना इसमें है। ड्यूटियां बांट दी गई। किसी को कोई शक नहीं? ठीक है। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे हम ये चमन। जान लेकर हथेली पे हम चल दिए, बांध कर सर पे निकले हैं हम ये कफन। सांस है जब तक ना रुके, चल पड़े तो मंजिल को जाएंगे। हमें सरकारी खजाना लूटना है देश की आजादी के लिए। होशियारी नहीं। ताला नहीं टूट रहा है। होशियारी नहीं। एक की गोली सीने में पार हो जाएगी। करो। खजाना भरो। विपरीत दिशा से ट्रेन आ रही है। लगता है हमारे एक्शन की सूचना लखनऊ पुलिस को लग गई है। अगर ये सचमुच विपत्ति का समय है तो हम सब जमकर नीचे डालेंगे। बिल्कुल, जो जहां खड़ा है वहीं लड़ जाए। अपने अपने हथियार छिपा ले।
काकोरी केस के मुद्दे को पेश करो। यस सर। What's your name? रामकृष्ण खत्री। तुम महाराष्ट्रियन है? तुम्हारा पता? मैं हिंदुस्तानी हूँ, ग्राम चिखली, जिला बुल्ढाना, मराठी भाषी हूँ। काकोरी केस के बारे में तुम क्या जानता है? मुझे मेरे साथियों से अलग क्यों रखा गया? मैं भी तो काकोरी केस में अरेस्ट किया गया हूँ। क्योंकि तुम मुखबिर है और मुखबिर को क्रिमिनल से अलग रखा जाता है। मुखबिर? नहीं नहीं, मेरे अनेक साथी हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचेंद्र दा, ठाकुर रोशन सिंह और लाहड़ी, ये मुझसे बड़े मुखबिर हैं और इसी जेल की 11 नंबर बैरक में है। उनके होते हुए मुझे मुखबिर कैसे कहा जा सकता है? तुमने जिनका नाम लिया है वही लोग तुमको मुखबिर बोलता है। तुम्हारा साथ भी तुमको मुखबिर बोलता है। हमारे साथी भी हमें मुखबिर कहते हैं। कहीं सभी का ये मतलब तो नहीं कि समग्र क्रांति का कार्य यानी सरकार और कानून की दृष्टि में अपराध का मुख्य दायित्व मुझे अपने सर लेना है। ये तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। ठीक है, मैं मुखबिर बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरे साथी के साथ रखा जाए। तुम्हारा साथी बहुत ही डेंजरस है, वो तुमको मार डालेगा। अरे नहीं साहब, वो भला मुझे क्यों मारेंगे? और मुखबिर का अर्थ मैं अच्छे से जानता हूँ। तुमको कानून का हेल्प करना होगा। तुम्हें कोर्ट में वही बोलना होगा जो गवर्नमेंट लॉयर तुमको बोलेगा। हेल्प करना होगा, हेल्प। हेल्प? और मैं बरतानिया हुकूमत को मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कैसा बोलता है? तुमको मालूम नहीं तुमने क्या बोला है? तुमको भी फांसी होगा, फांसी। मैं अपने साथी के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। ले जाओ इसे और डाल दो बैरक नंबर 11 में। मिस्टर तसद्दुक हुसैन। यस सर। तुम मुसलमान है, अशफाक उल्लाह खान भी मुसलमान है। तुम चाहो तो उसको बचा सकता है। यस सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। तुम्हारा तरक्की पक्का है। हम अर्जेंट मीटिंग लेता है। अशफाक उल्लाह खान को पेश करो। तुम्हारा नाम? अशफाक उल्लाह खां वारसी। अशफाक उल्लाह खां वारसी, अदालत में पेशी से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछिए। तुम्हारी गिरफ्तारी, हत्या, डकैती और हुकूमत के खिलाफ षड्यंत्र में की गई है। जानता हूं। देखो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। कैसे? देखो, तुम भी मुसलमान और मैं भी मुसलमान। तुम सरकारी गवाह बन जाओ, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। मेरे और साथी? साथी? अरे उस काफिर राम प्रसाद बिस्मिल से तुमको क्या लेना देना? वो तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और तुम एक सच्चे मुसलमान होकर उन काफिरों के साथ रहना पसंद करोगे? अपनी नापाक जुबान से अगर एक लफ्ज और निकाला तो मुझसे गुनाह और हो जाएगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मेरे बड़े भाई हैं और एक भाई के फर्ज को मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं अंग्रेजों की गुलामी में रहने के मुकाबले हिंदू राष्ट्र में रहना ज्यादा पसंद करूंगा। तुम्हारे ये जज्बात तुम्हें मौत के मुंह में ढकेल देंगे। मेरी बात मानो, जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। सुप्रिंटेंडेंट तसद्दुक हुसैन साहब, मैं हिंदुस्तान की सरजमी पे पैदा हुआ हूं। हिंदुस्तान मेरा घर है, मेरा धर्म है, मेरा ईमान है। कुछ भी हो जाए,
पर मादरे वतन से गद्दारी नहीं करूंगा। मेरी मौत पर मुझे, मेरी कौम को नाज होगा। और बस ले जाओ इसे और हवालात में डाल दो। काश इस मिट्टी से तुम्हें भी मोहब्बत होती। काश तुम भी हमारी आवाज में आवाज लगाकर कहते, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी। जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी। नहीं हटेंगे पीछे, हरगिज़ पूरी है तैयारी। कर्म त्यागो मरम त्यागो, देश की खातिर धर्म त्यागो। देश ही धर्म कर्म है मेरा, देश ही धर्म कर्म है मेरा। अंग अंग अपना मैं त्यागू, जीवन का हर क्रम त्यागू, जीवन का हर क्रम त्यागू। वंदे मातरम। पंडित जी, काका आप इतनी रात में? 2 दिन के बाद आपके केस का फैसला हो जाएगा। फिर पता नहीं कौन कहां भेजा जाए। लेकिन काका आप इतने दुखी क्यों हैं? मुझे काका कहते हो और कहते हो दुखी क्यों है? हम लोग पेट के लिए और आप लोग देश के लिए इतनी यातना झेल रहे हैं। पंडित जी, मैंने पहले भी कहा, अब भी मौका है आपके पास। अगर आप चाहें, हमारा क्या है, लेकिन हमें खुशी होगी। नहीं काका, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। मुझे आप पर और जेलर चंपालाल पर पूर्ण भरोसा है। आप लोगों ने मुझे बहुत सी सुविधाएं यहाँ पर दी हैं, कुछ भी बकाया नहीं रखा। और मेरे खातिर आप लोगों की पेंशनें चली जाएं, ये तो मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। हाँ काका, एक इच्छा है। कहिए पंडित जी, मैं जान देकर भी आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। काका, एक बार, बस एक बार अशफाक से मिलना हो जाए। पता नहीं फैसला होने के बाद मिलना हो भी पाए या नहीं। एक बार काका, बस एक बार। ठीक है पंडित जी, मैं कोशिश करता हूँ आज आधी रात के बाद से। क्या सोच रहे हो आप? यूं खड़ा मकतल में कातिल कह रहा है बार बार। यूं खड़ा मकतल में कातिल कह रहा है बार बार। क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है, भी किसी के दिल में है। सरफरोशी की
आपके जज्बात सुनकर कि भोर कितनी सुहानी हो उठी। अब क्या सोच रहे हैं? देता, मैं अपनी इन आंखों से बरतानिया हुकूमत का विनाश देखना चाहता हूं, पर तंत्रता में जीने से कहीं अच्छा है आजादी के लिए सीधी लड़ाई में मर मिटना। आजाद की ओर से आजाद अकेले पड़ गए। अब जंगला काटने की योजना, अब फांसी के अलावा और कोई रास्ता नहीं। नहीं नहीं दद्दा, कम से कम आपको तो फांसी नहीं होगी। राम, मैंने आज तक किसी से ये बात नहीं कही ताकि लोग ये ना समझे मैं अपने आप को बहुत महत्व दे रहा हूँ। पुलिस और मेरी पुरानी रंजिश है। न जाने कितनी ही बार मैं पुलिस को चप्पा देकर भागा हूँ। पुलिस मुझसे चिढ़ी बैठी है। और हाँ, कल रात वार्डन बता गया है कि रामकृष्ण खत्री मुखबिर हो गया। मुखबिर हो गया? यकीन नहीं होता। दद्दा, ऐसा घृणित कार्य नहीं कर सकता खत्री। नहीं, मैं भी अच्छी तरह परख चुका हूं उसे। ऐसा नहीं कर सकता। रामकृष्ण खत्री आज से ये भी यही रहेगा। आखिर टूट ही गया ना। आज बसंत है, तेरे खून से होली खेलने के लिए मेरी ये भुजाएं फड़क रही है। पंडित जी, आप मेरे बारे में ऐसा? सफाई नहीं चलेगी। पुलिस ने सिखा पढ़ा कर भेजा है ना। पंडित जी, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। राम, तुमने जरूर कुछ ऐसा कहा होगा जिससे पुलिस को लगा तुम मुखबिर हो सकते हो, और तुमने मुखबिर होना स्वीकार भी किया। मुखबिर? मुखबिर? मुखबिर का अर्थ भी समझते हो? जी, अधिक नहीं तो मध्यमा तक तो संस्कृत पढ़ा ही हूँ, और मुखबिर का अर्थ मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन आप लोगों का आदेश था कि मैं मुखबिर बनूं, सो मैंने स्वीकार कर लिया। इसमें मेरी क्या गलती है? आप लोग मुझसे बड़े मुखबिर हैं। मैं आप लोगों से बहुत छोटा मुखबिर हूँ, और मुखबिर के लिए मैं फांसी के फंदे पे भी चढ़ने को तैयार हूँ। लेकिन आप लोग के व्यवहार में बहुत दुखी हूँ। अरे सुनो राम, इन रामकृष्ण खत्री को पुलिस ने नहीं बल्कि इनके संस्कृत ज्ञान ने मुखबिर यानी कि मुख्य वीर बना दिया। इनका संस्कृत ज्ञान पुलिस से अधिक शक्तिशाली निकला। खत्री, खत्री मेरे भाई, ये मैंने तेरे बारे में क्या सोच लिया? मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे। पंडित जी, अब और शर्मिंदा मत कीजिए, मुझे माफ कर दे भाई। आज बसंत है और खत्री के नाम पर धूमधाम से बसंत मनाएंगे। क्यों नहीं? फांसी की लंबी सजाएं हमारे सामने नाच रही हैं। तो जितने भी दिन एक साथ हैं, क्यों ना उत्सव जैसा जीवन जिया जाए। देखा जब से डोला आग जो मेरे दिल में थी वो भड़की बन के शोला। जागा कुर्बानी का जज्बा मेरा दिल ये बोला, मेरा रंग दे हो मेरा रंग दे हो माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे हो मेरा रंग दे हो माए रंग दे बसंती चोला। आजादी के मत वालों का देखा जब से डोला, आग जो मेरे दिल में थी वो भड़की बन के शोला। जागा कुर्बानी का जज्बा मेरा दिल ये बोला, मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे ओ माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे ओ माए रंग दे बसंती चोला। तुझसे मिलने की बहुत इच्छा थी। पता नहीं फैसला होने के बाद मिलना हो भी पाता है नहीं।
ईश्वर ने आज वो इच्छा पूर्ण कर दी। अशफाक, नहीं अशफाक, कहाँ रहा मेरे भाई? इतने दिन कहाँ रहा? घर पर रहा, कुछ दिन कानपुर रहा, आगरा में लाहौर, कहाँ नहीं भटका। एक दिन दिल्ली में पकड़ा गया। मुझे माफ करना भाई, मैं आप लोगों को निकालने में नहीं अशफाक मेरे भाई, मुझे मालूम तूने पूर्ण कोशिश की। ऐसा मत बोल अशफाक। आजाद जाऊंगा खाली हाथ, मगर ये दर्द साथ में जाएगा। न जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगा। आकर है भारत माँ, तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। हाँ, खुदा अगर मिल गया कहीं, अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे पुनर्जन्म ही मांगूंगा। हजेला साहब, आप मेरे वकील हैं। मेरी राय है कि तुम कोई दूसरा वकील कर लो। वैसे राम प्रसाद आदि पर मुकदमा चल ही रहा है और फैसला भी मुलजिमों के खिलाफ जाना है। एसपी साहब की बात में दम है, अगर तुम जुर्म का इल्तिफान कर लो तो। हजेला साहब, मैंने किस यकीन के साथ आपको अपना वकील मुकर्रर किया। मुझे हैरानी है कि आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे दुनिया मुझे क्या कहेगी? मुसलमानों में मैं इकलौता ऐसा इंसान हूं जो इस काम में आया हूं। हिंदुओं में खुदीराम बोस जैसे जाने कितने शहीदाने वतन हो गए। क्या अब भी आप? तुम इंसानियत की जिस ऊंचाई से बोल रहे हो, वहां कोई बिरला ही पहुंचता। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया जनाब। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, ये मुकदमा किंग एम्परर वर्सेस राम प्रसाद बिस्मिल एंड अदर्स का सप्लीमेंट्री केस है, क्योंकि इन मुलजिमों की गिरफ्तारी बहुत बाद में हुई। मैं अशफाक उल्लाह खान को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। सम्राट बनाम अशफाक उल्लाह खान अदालत में हाजिर हो। योर ऑनर, मैं मुलजिम से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू योर ऑनर। आपका नाम? अशफाक उल्लाह खां वारसी। आप पर डकैती, हत्या और बगावत करने का इल्जाम सेक्शन 120B, 121A एंड 396 IPC के अंतर्गत कायम किया गया है। जानता हूँ। आप मुसलमान हैं? आपकी पैरवी के लिए अदालत मुस्लिम वकील मुकर्रर कर सकती है। जज साहब, मैं अपनी पैरवी मिस्टर कृपाशंकर हजेला साहब से कराना चाहता हूँ। अदालत मिस्टर हजेला का खर्चा नहीं उठा सकती है, इसलिए ये आपकी बात नहीं मानी जाती। तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। मेरे वकील साहब होंगे तो सिर्फ हजेला साहब। अरे आप समझते क्यों नहीं? हजेला साहब आर्य समाजी हैं और आप? हजेला साहब आर्य समाजी हैं, मैं मुसलमान हूँ। ऐसी खेमाबंदी अदालत के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आती।
हम हिंदुस्तानी हैं, सिर्फ हिंदुस्तानी। ठीक है, अदालत मिस्टर रंगीला को आपकी पैरवी करने की इजाजत देती है। थैंक्स योर ऑनर। अच्छा तो बताइए, जो इल्जामात आप पर लगाए गए हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल नहीं। हम इत्तेफाक करते हैं कि इन तमाम वारदातों के पीछे हमारे गोरे आका और उनके काले एजेंट हैं। हम इत्तेफाक करते हैं सोते हुए हिंदुस्तान को जगाने वाले उन तमाम लोगों से जो ब्रिटिश हुकूमत की काल कोठरी में कैद हैं। हम इत्तेफाक करते हैं हिंदुस्तान की ऐसी आज़ादी में जहां हर कौम के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हम इत्तेफाक करते हैं कि आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अदालत अब मुलतवी की जाती है। वाह अशफाक भाई वाह, देश गर्व करेगा आप जैसे देशभक्तों के उद्गारों को सुनकर। वंदे मातरम। वंदे मातरम। विद्यार्थी जी, जब हमें मालूम है कि हमें फांसी ही होनी है तो अपनी बात कहने में संकोच कैसा? मुकदमे का फैसला अभी बाकी है। फैसला तो हो चुका है, अब सिर्फ खाना पूर्ति बाकी है। क्यों अज़ीला साहब? फैसला होने से पहले हार को स्वीकार कर लूं। जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज 6 अप्रैल है। किंग एम्परर वर्सेस राम प्रसाद बिस्मिल एंड अदर्स काकोरी एक्शन में 10 लोगों के स्थान पर 40 लोगों पर गलत सलत आरोप लगाए गए। गवाहियों में धांधली की गई। अरे ये क्या, ये लोग तो मजिस्ट्रेट ऐनुद्दीन की अदालत की ओर जा रहे हैं। चलते हैं। योर ऑनर, आज ऐतिहासिक मुकदमे का फैसला होना है। ये मुकदमा किंग एम्परर वर्सेस राम प्रसाद बिस्मिल एंड अदर्स पर चार्जेस अंडर सेक्शन 120B गैर कानूनी षड्यंत्र, 121A सम्राट के विरुद्ध युद्ध का षड्यंत्र एंड 396 हत्या तथा डकैती के अभियोग में लगाया गया। मैं सभी मुलजिमों को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। किंग एम्परर बनाम राम प्रसाद बिस्मिल तथा अन्य अदालत में हाजिर हो। से गुजर जाएंगे सीना तान योर मैजेस्टी, ये मुकदमा दयालु ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ रातों रात खजाने की लूट तथा डकैती के संबंध में है। इस सनसनीखेज मुकदमे में 40 से अधिक अभियुक्तों पर मुकदमा कायम किया गया है, किंतु ऑनरेबल लोअर कोर्ट ने 21 अभियुक्तों को सेशन के सुपुर्द किया है, जिसका फैसला आज यहाँ अदालत में होना है। दैट्स ऑल योर ऑनर। किंग एम्परर बनाम राम प्रसाद बिस्मिल एंड अदर्स के केस में 21 अभियुक्तों पर लगाए गए आरोप सिद्ध होते हैं। इसलिए अशफाक उल्लाह खां को 121A में कालापानी की सजा दी जाती है। सेक्शन 120B टुगेदर विद सेक्शन 396 IPC के तहत he is to be hanged till death after confirmation from Supreme Court। को धारा 121A के तहत कालापानी की सजा धारा 120B के साथ बिजपुरी डकैती के लिए सेक्शन 396 IPC के तहत he is to be hanged till death after confirmation from Supreme Court। I wish the downfall of the British Empire। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, 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 सर्वनाशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जलवा 5 ईयर करके क्या बकर बकर कर गवा? दद्दा, दद्दा, आपको भी फांसी हुई है। क्यों राम, मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहते थे?
लेकिन ये रोशन सिंह कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। दत्ता, आप कुर्बानी में हम सबसे कहीं आगे निकल गए। ईश्वर सभी को आप जैसा भाई दे। आप लोग मेरी मौत पर हरगिज रंज ना करें, क्योंकि मेरी मौत खुशी का बायस होगा। इस बीच ईश्वर भजन का खूब मौका मिला, जिससे मेरा मोह छूट गया और कोई भी वासना बाकी ना रही। इसलिए मेरी मौत किसी भी प्रकार अफसोस के लायक नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति स्वातंत्र समर में प्राण देता है, उसकी वही गति होती है जो एक तपस्वी की होती है। जिंदगी जिंदा दिली को जाने रोशन, वरना कितने ही मरे और पैदा होते जाते हैं। आप सभी को मेरा अंतिम प्रणाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जो लोग हमें गैर तालीम याफ्ता या दस्तरखान की हड्डियां चिचोड़ने वाले कातिल या लकब के नाम से पुकारा किए, मैं खुश हूं और अपने उन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं। खैर, यह तुम्हारा फैल है कि तुम हमारी कुर्बानियों को कबूल करो न करो, और ये हमारा फर्ज है कि तुम हमें बार बार ठुकराओ और हम तुम्हारा ही दम भरते चले जाएं। मेरे हिंदू और मुसलमान भाइयों, तुम्हारी यह खाना जंगी, तुम्हारी आपसी वोट, तुम दोनों में से किसी के लिए सूदमंद साबित न होगी। मेरी मानो, आपस में मिलजुल कर रहो, मोहब्बत से रहो। अपने गरम गरम खून को मातृभूमि पर छिड़कते हुए, अपनी जानों को मातृवेदी पर कुर्बान करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। खुदा तुम्हारे साथ हो और फजा हिंद पर आजादी का झंडा लहराए। अच्छा, अब मैं रुखसत होता हूं। सभी को मेरा नमस्कार, सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप लोगों ने हमारी प्राण रक्षा के लिए बहुत कुछ किया, कुछ भी बकाया नहीं रखा, किंतु मालूम होता है कि इस देश की बलि देवी को हमारे रक्त की आवश्यकता है। यदि यह सत्य है कि इतिहास पलटा खाया करता है, तो मेरा मानना है कि हमारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। हम एक बार नहीं, हजारों बार जन्म लेते रहेंगे और इसी तरह भारत माता की आजादी के लिए हंसी हंसी फांसी के फंदे को चूमते रहेंगे। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरतानि परासुप। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नाज तुम पे करे ये ज़मीं आसमां, देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। देश के नाम अपनी जवानी लिखी, ये जवानी है क्या जिंदगानी लिखी, बस यहाँ तक कि हमने कहानी लिखी, अब लिखो इसके आगे की अब लिखो इसके आगे की तुम दास्तां, फर्ज कर दो अदा ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथियों, हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान।